हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सीए संदीप दयाल और बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और आप ये मान के चलिए कि आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। जी हाँ, क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम में, ये चीज आप बिल्कुल बांध के रखिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हमारा AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। The objective of the standard is to formulate the method of computation of the cost of inventory and stock। यानी कि आप कॉस्ट किस तरीके से निकालते हैं, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। Determine the value of closing stock or inventory at which the inventory is to be shown in the balance sheet, it is not sold and recognized as revenue। तो भाई जब तक हमारा ये जो बेसिकली स्टॉक है जब तक ये नहीं बिक जाता तो हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे दिखाते हो, मेन वो वैल्यू निकालने का तरीका ये बताता है। इन्वेंट्री का क्या मीनिंग सर? इन्वेंट्री कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग। सो व्हाट कंसिस्टिंग सर, इन्वेंट्री का मीनिंग क्या है सर? हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि फिनिश स्टॉक, जैसा कि लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। नंबर 2, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, बोल रहा है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की प्रोसेस में है, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस। सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच सेल, that means raw material and WIP। and number 3, in the form of material or supply to be consumed, to be consumed मतलब जिसको कंज्यूम किया जाना है, to be consumed in production process और in rendering of services, यानी कि जिनको या तो प्रोडक्शन में यूज किया जाना है या फिर जिनको सर्विसेज में काम में लेना है। ठीक है, ध्यान रखिए इन्वेंट्री डू नॉट इंक्लूड मशीनरी। सर इसमें मशीनरी इंक्लूड नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका स्पेसिफिक केस है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे कि भैया हमको क्या कहना चाह रहा है। देखिए इसमें मेरे पास है अकाउंटिंग फॉर स्पेयर पार्ट एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट। सर इनकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी? तो इसमें लिखा हुआ है इन्वेंट्री कंसिस्टिंग ऑफ गुड्स परचेज एंड हेल्ड फॉर रीसेल। ये तो हमारा इन्वेंट्री हो गया। फॉर एग्जांपल मर्चेंडाइज परचेज बाय अ रिटेलर एंड हैंड फॉर रीसेल, तो रिटेलर कोई गुड्स खरीदता है और उनको बेचने के लिए रखता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हेल्ड फॉर रीसेल और लैंड एंड अदर प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर रीसेल। तो नॉर्मल सी बात है, आप जब रीसेल के लिए रखते हैं तो गुड्स हो ही जाता है। इन्वेंट्री ऑल्सो कंसिस्ट फिनिश गुड्स प्रोड्यूस और वर्क इन प्रोग्रेस बीइंग प्रोड्यूस बाय द एंटरप्राइजेस। तो सर इसमें WIP भी इंक्लूड है और एट द सेम टाइम इसके अंदर रॉ मटेरियल भी इंक्लूड रहेगा। चलिए आगे, नाउ इंक्लूडिंग मटेरियल, मेंटेनेंस, सप्लाईज, कंज्यूमेबल, लूज टूल, अवेटिंग, अवेटिंग का मतलब जिनका नंबर अभी तक नहीं आया है, अवेटिंग टू बी यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज अभी किए जाने हैं। अब देखिए अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री डू नॉट इंक्लूड स्पेयर पार्ट, सर्विस इक्विपमेंट एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट। तो देखिए इन्वेंट्री में क्या इंक्लूड नहीं है सर? सर्विस पार्ट और सर्विसिंग इक्विपमेंट। स्टैंड बाय, स्टैंड बाय होता है दूसरा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कैलकुलेटर रखा है, एक दूसरा कैलकुलेटर रखा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंड बाय इक्विपमेंट। तो स्टैंड बाय इक्विपमेंट इसमें नहीं आता। विच मीट द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी कि जिसपे PPE S10 लगता है वो आइटम यहां पे इंक्लूड नहीं होंगे। Now as per S10 property plant equipment such item are accounted in accordance with AS10। तो बोल रहे हैं इन आइटम पे AS10 के हिसाब से अकाउंटिंग होनी चाहिए। The stand by equipment is a separate PPE and should be depreciated like any other PPE। तो जैसे मैंने बोला स्टैंड बाय का मतलब होता है एक तरह से आप मान लो जैसे कार में स्टेपनी होती है, तो क्या है वो स्टैंड बाय हमारा पास है ना, कि भाई अगर मेन टायर हमारा पंचर हो गया तो उसको निकाल के हम लोग स्टेपनी लगा लेंगे। ठीक है, now machinery spare which are not specific to a particular item of fixed asset। समझिएगा बेटा अच्छी तरह से कि आपको ये बोल रहा है कि इस तरह के मशीनरी स्पेयर जो किसी स्पेसिफिक एसेट्स के साथ एंगेज नहीं है, यानी कि जो सबके अंदर काम में आ जाते हैं, लिखा हुआ है कैन बी यूज जनरली फॉर वेरियस आइटम ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स शुड बी ट्रीटेड एज इन्वेंट्री फॉर द पर्पस ऑफ AS2। देखिए समझिएगा, जैसे आपको मैं बताता हूँ सिंपल सा, आपका नट बोल्ट बेसिकली जो आपके पास जिसको हम लोग लूज टूल्स बोलते हैं ना, जो हमारा टूल बॉक्स होता है, टूल किट होता है। तो टूल किट क्या होता है?
सबके ऊपर काम में आता है। तो वो जो टूल किट्स होते हैं, यानी कि जो सारी मशीन पे लग जाते हैं, जितने भी हमारे वो जितने भी पार्ट्स जो सारी मशीन पे यूज हो रहे हैं, जो स्पेसिफिकली किसी एसिड्स के लिए नहीं है, जो सबके लिए हैं, तो अगर वो किसी स्पेसिफिक एसिड्स के लिए हैं तो AS10 में जाएंगे, अगर वो स्पेसिफिक एसिड्स के लिए नहीं है तो वो AS2 में जाएंगे। ठीक है। नाउ सच मशीनरी स्पेयर्स शुड बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, यानी कि इनकी चार्जिंग कहां जानी चाहिए सर? इनको P&L में जाना चाहिए, है ना। एंड एज एंड व्हेन इशूड फॉर द कंजम्पशन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑपरेशन, तो जैसे से आप इनको यूज करते हैं लूज टूल्स को, वैसे वैसे इनको कहां जाएंगे हम? P&L में राइट ऑफ करते जाएंगे। ठीक है। तो नॉर्मल सा प्रिंसिपल क्या बना सर? अगर कोई स्पेयर पार्ट ऐसा है जो किसी स्पेसिफिक एसेट्स के लिए है तो वो AS10 में चला जाएगा, लेकिन बाकी सारे बचे हुए आपके स्पेयर पार्ट्स जो किसी स्पेसिफिक एसेट्स के लिए नहीं है, जो जनरल पर्पस यूज के लिए हैं, जो सभी के लिए काम में आते हैं, उन पे AS2 लगेगा। जैसे ही हम उन्हें इशू करेंगे ऑपरेशन के लिए, वैसे ही उनको कहां चार्ज करेंगे? P&L में चार्ज कर देंगे। ठीक है। अब बात करते हैं सर एप्लीकेबिलिटी के, AS2 कहां कहां एप्लीकेबल होता है? तो AS2 इज नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। ध्यान रखिए, देखिए क्या होता है कि नॉर्मली AS2, अब जैसे स्टॉक है तो जो भी स्टॉक और इन्वेंट्री जिस भी बिजनेस में है सब पे AS2 लगेगा, लेकिन उनके लिए अगर कोई अलग से AS ऑलरेडी दिया हुआ है ICI ने, तो फिर उस केस में हमें ध्यान रखना है, उस केस में वो स्पेसिफिक AS ही उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। देखिए बच्चों, जैसे हमारे पास ये वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग डायरेक्ट रिलेटेड टू द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एज पर AS7, आपको पता है AS7 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग है। तो अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग चल रही है तो उस पर AS7 लग रहा है, तो फिर AS2 नहीं आएगा। वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर सर्विस प्रोवाइडर, दैट मीन्स इनकम्प्लीट कंसल्टेंसी सर्विसेज, इनकम्प्लीट मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज, मेडिकल सर्विसेज इन प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जांपल यही लिख लीजिए, फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है, हम लोग कोचिंग प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, बिल्कुल। अब हम लोग जो आपको कोचिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, ये अभी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ना, आपने हमको फीस दी, हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभी कंप्लीट पूरा नहीं हुआ है ना, तो इन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। या आपने किसी बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया, तो आपने किसी फाइनेंशियल, आप ये मान लीजिए किसी CA की सर्विसेज आपने ली कि सर हमारा बैंक से लोन करा दो। CA ने कहा ठीक है सर, लंबा प्रोसेस होता है, पहले मैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करूंगा, फिर ऑडिटेड स्टेटमेंट बैंक में जाएंगे, फिर उसके बाद बैंक आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कराएगा, फिर आपका लोन अप्रूवल होगा और फिर आपको लोन मिलेगा। ये पूरा प्रोसीजर है। तो अब अगर वो प्रोसेस अभी चल रहा है, फॉर एग्जांपल ये काम मैं ही कर रहा हूं आपके लिए, और अभी अगर वो प्रोसीजर इन प्रोसेस है, यानी कि अभी मैंने आपके अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सिर्फ अभी मैंने उनको ऑडिट किया, अभी आगे का काम बाकी है, तो जो इनकम मुझे आपसे मिली है उस पर ये AS एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्ड एज स्टॉक एंड ट्रेड, जैसे कि अगर आप शेयर्स या डिवेंचर्स इनका काम कर रहे हैं तो इसमें नहीं लगेगा। प्रोड्यूसर इन्वेंट्री लाइक लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मिनरल ऑयल, ऑर्स एंड गैस, सच इन्वेंट्री आर वैल्यूड एट नेट रिलाइजेबल वैल्यू। तो जो इस तरह के बिजनेस में बेटा इंगेज हैं, जो लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा है, तो सर अगर आप इस तरह के बिजनेस में इंगेज हैं तो भी AS2 आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब बात आती है अगला पॉइंट के भाई मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करें? सर इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू। तो मैं इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करूंगा? सर मैं इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करूंगा या तो कॉस्ट या नेट रिलाइजेबल वैल्यू। तो नेट रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम होगा। ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। मेजर पॉइंट फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, क्या क्या मेजर पॉइंट है? डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के भाई इन्वेंट्री की कॉस्ट आप कैसे निकालेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ द नेट रिलाइजेबल वैल्यू, ये कैसे निकालेंगे? कंपैरिजन बिटवीन कॉस्ट एंड नेट रिलाइजेबल वैल्यू, इनके बीच में कंपेयर करना। ठीक है। तो सारे काम आपको कंपेयर करने पड़ेंगे। नाउ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री? तो सर इन्वेंट्री का कॉस्ट जो है आखिरी होता क्या है? तो ध्यान रखिए बेटा, कॉस्ट में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला तो कॉस्ट ऑफ परचेज, यानी कि आपने कितने में खरीदा, नॉर्मल कॉस्ट आपका। देन कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, यानी कि उसको WIP बनाने के लिए, उसको रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो कॉस्ट लगी है वो। अदर कॉस्ट, अदर कॉस्ट का क्या मतलब? सर इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, यानी कि उनको उनकी प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चा किया गया है वो। ठीक है। तो कुल मिला के सिंपल सा समझने का पॉइंट ये है भाई कि जब तक मेरा जो रॉ मटेरियल है वो रेडी टू सेल नहीं हो जाता,
यानी कि जब तक वो फिनिश गुड्स नहीं बन जाता। तो सर जब तक वो फिनिश गुड्स नहीं बन जाता तब तक के जो भी एक्सपेंस हैं दैट विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। चलिए जी, कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या इंक्लूड करना है? परचेज प्राइस, ड्यूटी एंड टैक्सेस। देखिए ड्यूटी एंड टैक्सेस आप तब इंक्लूड करेंगे जब ये क्या हो, ये हो नॉन रिफंडेबल, है ना, इस चीज का ध्यान रखें। नॉन रिफंडेबल है तो आप बिल्कुल इंक्लूड कर लें, लेकिन अगर नॉन रिफंडेबल नहीं है, ध्यान रखें नॉन रिफंडेबल का मतलब क्या, आपने टैक्स पे किया, आपको टैक्स वापस नहीं मिलेगा, आप ऐड कर लो कॉस्ट में। लेकिन अगर टैक्स रिफंडेबल है तो बेटा उसको कॉस्ट में ऐड नहीं करना है, ठीक है। फ्रेट इनवर्ट एंड अदर एक्सपेंस डायरेक्टली एट्रीब्यूट टू द एक्विजिशन, यानी कि उसके एक्विजिशन से, उसको परचेस करने से रिलेटेड जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। फॉर एग्जांपल आप ये मान के चलिए कि सप्लायर की गोडाउन से लेके आपके गोडाउन तक का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस या जो फ्रेट लिखा हुआ है ना, इस तरह के जो बेसिकली एक्सपेंस है जो डायरेक्टली उस इन्वेंट्री से जुड़े हुए हैं, तो उसको आप इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड करेंगे। अब देखिए हालांकि नीचे लिखा हुआ है लेस ड्यूटीज, लेकिन सर ड्यूटीज कौन सी? सो लेस ड्यूटीज एंड टैक्स रिकवरेबल बाय इंटरप्राइजेस फ्रॉम टैक्सिंग अथॉरिटी, यानी कि जिन टैक्स का आपको रिफंड मिलने वाला है सर उनको हम लोग लेस कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, रिबेट माइनस करेंगे, ड्यूटी ड्रॉबैक माइनस करेंगे एंड अदर सिमिलर आइटम। अच्छा सर ये ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है? बेटा ड्यूटी ड्रॉबैक देखिए क्या होता है, आप मान लीजिए मैंने अमेरिका से गुड्स इंपोर्ट किया, ठीक है, एज ए रॉ मटेरियल, उसमें मेरा टैक्स बनता है कस्टम ड्यूटी, बिल्कुल मैं पे कर दूंगा, लेकिन गवर्नमेंट ने उस टैक्स पे मेरे को ड्यूटी ड्रॉबैक दे रखा है। उसका क्या मतलब है? गवर्नमेंट ने कहा कि देखो सर आप यूएसए से गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो, हाँ सर बिल्कुल कर रहे हैं, सर अभी तो आप उस पर टैक्स दे दो, मैंने कहा सर बिल्कुल दे दूंगा। तो गवर्नमेंट ने कहा सर अब आप क्या यूज करोगे? मैंने कहा सर इस रॉ मटेरियल का मैं फिनिश गुड्स बनाऊंगा और फिर मैं वो फिनिश गुड्स जो है वो मैं जापान को एक्सपोर्ट करूंगा। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, मोगेम्बो खुश हुआ, ड्यूटी ड्रॉबैक देंगे। क्या मतलब है कि पहले आप अमेरिका से मंगाओ, उस टाइम पे जो टैक्स बनता है वो टैक्स आप पे कर दो, और अगर आप अपनी बात पूरी करते हो, यानी कि अगर आप उस रॉ मटेरियल को यूज करके कोई फिनिश गुड्स बनाते हो और फिर उस फिनिश गुड्स को आप जापान को एक्सपोर्ट कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है। सर जो टैक्स आपने पे किया था ना, अमेरिका से गुड्स मंगाया था, रॉ मटेरियल पे टैक्स पे किया था, वो पूरा टैक्स हम आपको वापस दे देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो चाहती है आप एक्सपोर्ट करो। तो जब वो टैक्स गवर्नमेंट वापस देती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सर ड्यूटी ड्रॉबैक, ठीक है। तो इन चीजों को हमें करना है माइनस। चलिए नेक्स्ट, ये आईटीसी को लेके लिखा हुआ है एक्चुअल में, इसको हम लोग जैसे पहले सैंडविच बोला करते हैं। So since the excise or specified duty on input is available for set of SENVET against the excise duty on final product, it is considered of the nature of the duty recoverable from the taxing authority। तो देखिए अब एक्चुअल में क्या, जब आप वो टैक्स जीएसटी वगैरह अगर पढ़ के हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो मैं अभी आपको थोड़ा बेसिक बताता हूँ कि आप जब रॉ मटेरियल खरीदते हैं ना और जब उस पर टैक्स पे करते हैं, बाद में उसका फिनिश गुड्स बनाते हैं, फिनिश गुड्स बनाएंगे, प्रोडक्शन पे एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो वहां पे रिकवरेबल हो जाता है, तो नॉर्मली आपको आईटीसी मिल जाएगा। आईटीसी का मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन मे अराइज एज टू व्हेन द SENVET क्रेडिट शुड बी टेकन इफ द डॉक्यूमेंट एविडेंस पेमेंट ऑफ एक्साइज और स्पेसिफाइड ड्यूटी ऑन इनपुट आर रिसीव लेटर देन द फिजिकल रिसिप्ट ऑफ द गुड्स। यानी कहने का मतलब ये है गुड्स पहले मिल गया और बेसिकली जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बाद में मिल रहा है, तो क्या होगा? सो अकॉर्डिंग टू द अक्रूवल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, वन मे अकाउंट फॉर सच क्रेडिट प्रोवाइड वन इट इज रीजनेबली सर्टन ऑफ गेटिंग द सेट डॉक्यूमेंट एट अ लेटर डेट। यानी कि बोल रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई हमें वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, हमारा काम बिल्कुल एक नंबर का, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्रूअल बेस पे आप वो क्रेडिट लेके काम कर सकते हो, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको ऐसा रीजनेबल लगना चाहिए कि हाँ सर हमें SENVET क्रेडिट पक्का मिलेगी, तो ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि SENVET क्रेडिट आपको पक्का मिलेगी तो बड़ी अच्छी बात है, आप एक काम करो, फिर उस हिसाब से आप उस SENVET क्रेडिट को कॉस्ट में से माइनस कर दो, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं बेटा। सर आगे हमारे पास कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, यानी कि जब हम कन्वर्जन कर रहे हैं, हम लोग खर्चा कर रहे हैं, तो क्या करें? देखो, इट कंसिस्ट ऑफ द कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द यूनिट। फॉर एग्जांपल क्या क्या ऐड करेंगे? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। प्राइम कॉस्ट हो गया एक तरह से, है ना।
एंड सिस्टेमेटिक अलोकेशन ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। तो बच्चों फिक्स ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड दोनों का एक सिस्टेमेटिक पार्ट भी हम कॉस्ट में ऐड करेंगे। अच्छा सर ये कैसे ऐड करते हैं? तो बेटा इसको ऐड करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जो फिक्स कॉस्ट है वो नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से निकाला जाएगा, जो वेरिएबल ओवरहेड है वो वेरिएबल ओवरहेड आपका एक्चुअल कैपेसिटी के हिसाब से निकाला जाएगा और कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे बढ़ते हैं आगे। अच्छा एक चीज देखो मैं आपको और बताऊं, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, होता क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। तो जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते जाएंगे ना तो ये चीजें एक्चुअल में आप दोबारा जरूर देखिएगा जब हम इसको न्यूमेरिक क्वेश्चन के साथ ऐड करके करेंगे, क्योंकि ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है ये आपको और भी बेटर समझ में आएगा एज एंड व्हेन वी विल गो फॉर प्रैक्टिकल। तो जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल को जाते जाएंगे ना बेटा वैसे वैसी चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी। तो हो सकता है क्योंकि थ्योरेटिकल पढ़ते टाइम कुछ एक डाउट हमारे मन में रह जाते हैं, पर जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो वही बात मेरे को बोल रहा है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। सो इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट रिमेन रिलेटिवली कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसके ऊपर। तो डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री मैनेजमेंट एटसेट्रा। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट वेरी डायरेक्टली और नियरली डायरेक्टली विद द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट का मीनिंग बता रहा है सर, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम कॉस्ट कम। अब अलोकेशन कैसे करना है? अलोकेशन का मतलब कॉस्ट में कैसे ऐड करना है इसको। ठीक है, सो अलोकेशन ऑफ द फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड on normal capacity. Now in the period of abnormal high production, the amount of fixed production overhead allocated to each unit of the production is decreased. भाई नॉर्मल सी बात है, आपके पास फॉर एग्जांपल रेंट है, जिस फैक्ट्री में आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो रेंट है आपका 1 लाख रुपए, और आप ये मान के चलिए नॉर्मली आप प्रोडक्शन करते हैं 50,000 यूनिट का। 1 लाख रुपए रेंट है, 50,000 यूनिट अगर मैं महीने का बनाता हूँ, इसका मतलब पर यूनिट मेरा कॉस्ट कितना लग रहा है? 2 रुपए लग रहा है ना। लेकिन अगर कभी आपने ज्यादा बना लिया, 60 या 70,000 प्रोडक्शन कर दिया, तो नॉर्मल सी बात है आपका फिक्स ओवरहेड पर यूनिट कम हो जाएगा। तो ये सेंटेंस का मीनिंग है, आप देखो जो मैं बता रहा हूँ, the amount of fixed production overhead allocated to each unit of production is decreased so that inventory are not measured above the cost, है ना। तो इसलिए ध्यान रखिए फिक्स ओवरहेड को हमेशा किस पे लेंगे सर? नॉर्मल कैपेसिटी पे लेंगे। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, जब आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तब खर्चा आपका फिक्स कॉस्ट का जो खर्चा है वो कम जुड़ जाएगा, और जब बेसिकली आप प्रोडक्शन कम करेंगे तो खर्चा ज्यादा जुड़ जाएगा। इसलिए हम लोग जो नॉर्मल हमारा बेसिकली कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही फिक्स ओवरहेड को चार्ज करते हैं। ठीक है, चलिए अलोकेशन ऑफ द वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, इसको कैसे करते हैं? अब देखिए हालांकि थोड़ा सा इसमें प्रोसेस कॉस्ट वाला मैटर है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, पर नेट आंसर तो क्या है? ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। तो हम जो वेरिएबल ओवरहेड लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे? एक्चुअल प्रोडक्शन पे लगाएंगे। नाउ इन द केस ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट, व्हेन द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ईच प्रोडक्ट इज नॉट सेपरेटली आइडेंटिफिकेबल, टोटल कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इज अलोकेटेड बिटवीन द प्रोडक्ट ऑन द rational and the consistent basis. For example, allocation on the basis of the relative sales value of the product. तो सेल्स रेशियो में डिवाइड कर देते हैं ना, अगर हम जॉइंट प्रोडक्ट में हैं और हमें ये 2 प्रोडक्ट एक साथ बन रहे हैं, अब पता कैसे पड़े कॉस्ट किस पे कितनी कितनी लगनी है? तो फिर आप एक काम करो, उनका सेल्स रेशियो ले लो, सेल्स रेशियो पे लगा दो आप। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए तो नेक्स्ट है हमारे पास इन द केस ऑफ द बाय प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ इफ द बाय प्रोडक्ट स्क्रैप और वेस्टेज मटेरियल आर नॉट ऑफ मटेरियल वैल्यू, यानी कि नॉट ऑफ मटेरियल वैल्यू का मतलब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, बाय प्रोडक्ट निकल रहा है या कोई स्क्रैप निकल रहा है और वो बहुत बड़ी वैल्यू का नहीं है, छोटी मोटी वैल्यू का है, तो फिर हम बेसिकली पता है क्या करते हैं, उसे कॉस्ट में से रिड्यूस कर देते हैं बेटा। इसमें लिखा हुआ है दे आर मेजर एट द नेट रियलाइजेबल वैल्यू, देन नेट रियल वैल्यू डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, तो उनकी जो भी एनआरवी होगी वो एनआरवी लेके हम क्या करेंगे, उसे हम जो हमारी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है वहां से माइनस कर देंगे। ठीक है, नाउ नेट कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, दैट मींस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन माइनस एनआरवी आ रहा है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेन प्रोडक्ट। तो समझिए आपकी जो भी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आई उसमें से आप स्क्रैप का जो एनआरवी है वो माइनस कर दो, तो आपकी नेट कॉस्ट बची। अब ये नेट कॉस्ट आपको क्या करनी है, नंबर ऑफ यूनिट में डिवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, चलिए तो बात हुई हमारे पास फिक्स कॉस्ट की और वेरिएबल कॉस्ट की। अब हम बात कर रहे हैं अदर कॉस्ट की।
सो अदर कॉस्ट का क्या मतलब सर, कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। जैसे कि मैंने आपको बोला, सप्लायर के गोडाउन से लेके आपके गोडाउन तक का फ्रेट या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, है ना, या बीच में अगर कोई मान लो कोई टोल टैक्स पड़ा है तो वो टोल टैक्स, ध्यान रखना टोल टैक्स का रिफंड नहीं मिलता है, तो टोल टैक्स को आप क्या करेंगे, कॉस्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए, इंक्लूसिव ऑफ द एक्साइज ड्यूटी इन द वैल्यूएशन ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। इंक्लूजन मतलब एक्साइज ड्यूटी को कब इंक्लूड करें। नाउ एक्साइज ड्यूटी कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू ब्रिंगिंग द इन्वेंटरी टू इट्स प्रेजेंट कंडीशन, लोकेशन एंड कंडीशन is a direct cost which should be included in the valuation of the inventory. Excise duty is required to be included in the valuation of finished goods as per AS2, though excise duty is paid. Paid तो पता है कब करते हैं, जब हम गुड्स को सेल करते हैं ना, तब पेड करते हैं वैसे तो। So paid only when it is removed from the factory। तो वैसे तो अलग कंसेप्ट तो ये है कि भाई फिनिश्ड गुड्स जब आप फैक्ट्री से रिमूव करते हो ना, तब आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। फिर एक गाइडेंस नोट के बारे में बोला था, गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्साइज इशूड बाय द आईसीएआई स्टेट दैट सिंस द लायबिलिटी फॉर एक्साइज ड्यूटी अराइज व्हेन द मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स is completed, it is necessary to create a provision for liability for unpaid excise duty on staying lying in the factory और बॉन्डेड वेयर हाउस। इसका मतलब ये है कि देखिए, जैसे आपने क्या करा, आपने पूरा प्रोडक्शन वगैरह कर लिया, ठीक है, अब हमें पता है कि भाई एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट अभी हमने किया नहीं है, तो क्या कॉस्ट में ऐड करें कि नहीं करें। सर कॉस्ट में तो बोल रहा है कि कॉस्ट में तो आप एक काम करो, कॉस्ट में ऐड कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं है ना, भले आप उसका पेमेंट बाद में करेंगे। तो जितना पार्ट ऐसा है जो अभी तक आपका सेल नहीं हुआ है, देखो आपने गुड्स पूरा बना लिया, जो पार्ट सेल हो गया उस पर एक्साइज ड्यूटी पे होगी, इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड कर दिया। लेकिन जो पार्ट अभी तक आपका सेल नहीं हुआ है उस पर बाद में तो सेल करोगे ना, बाद में तो एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, तो उसका बोल रहा है उसको हमें क्या करना चाहिए सर, उसका हमें प्रोविजन बना लेना चाहिए। ठीक है, The estimate of such liability can be made at the rate in force on the balance sheet rate। तो बैलेंस शीट रेट पे जो भी एक्साइज ड्यूटी का रेट चल रहा है उस रेट के हिसाब से आप प्रोविजन बना लो। Then excise duty paid or provided of finished goods should therefore be included in the inventory valuation. Now, in estimation of the provision required for the purpose, the factors such as the whether the finished goods lying in the stock in the current year would be the part of the exempted goods in the next year, or whether excise duty exemption will continue in the next year should be considered। तो ये बोल रहे हैं कि जब आप ये प्रोविजन बनाओगे ना बेटा एक्साइज ड्यूटी के लिए, तो बोल रहा है कुछ फैक्टर का आप ध्यान रखें। सर कौन से फैक्टर का ध्यान रखें कि जैसे अगर आपको किसी गुड्स पे एग्जम्पशन मिल रही है तो क्या वो एग्जम्पशन आने वाले साल में कंटिन्यू रहेगी या कंटिन्यू नहीं रहेगी। ठीक है, तो बोल रहा है इस तरह की चीज होगी, या अगर आप जो सेल कर रहे हैं उसमें अगर कुछ एग्जम्प्टेड पार्ट हो जाता है तो इन फैक्टर को आप ध्यान रखें जब आप एक्साइज ड्यूटी का प्रोविजन बना रहे हैं। For example, stock meant for export, no excise duty will be included in the, since excise is not levied on the goods meant for the export। जैसे बोल रहा है कि अगर गुड्स आपका रखा हुआ है, आपको पता है गुड्स तो एक्सपोर्ट होने वाला है बाहर, तो आपको पता है कि गुड्स अगर बाहर एक्सपोर्ट होता है तो भाई इस पे एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती है, तो फिर इसका प्रोविजन आप मत बनाओ, है ना। तो सिंपल सी बात है कि अगर गुड्स एक्सपोर्ट होने वाला है तो फिर हम उस केस में एक्साइज का प्रोविजन नहीं बनाएंगे। Now, since on the hand a provision for excise duty will be made, and on the other hand such provision will also include in the cost of inventory, the impact on P&L will be zero। हाँ जी, nil। सिंपल सी बात है, देखिए जितना स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है उस पर आप बना लें प्रोविजन फॉर एक्साइज ड्यूटी और उसको इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड कर लें। जब आपने इन्वेंट्री की कॉस्ट में प्रोविजन फॉर एक्साइज ड्यूटी ऐड कर लिया है तो क्या ये दोबारा P&L में जाएगा? सर द आंसर इज नो, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड कर दिया है इसलिए वो दोबारा P&L में नहीं जाएगा। तो ध्यान रखिए, एक्साइज ड्यूटी अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो बिल्कुल आप उसको इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड कर लें। ठीक है, चलिए जी, एक्सक्लूजन यानी कि क्या क्या हम इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेज, यानी कि कोई एबनॉर्मल लॉस आपका हो जाता है सर, मटेरियल, लेबर एंड अदर प्रोडक्शन कॉस्ट, कोई स्टोरेज कॉस्ट। अब स्टोरेज कॉस्ट में आप ध्यान रखिएगा, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं, आपके पास दो गोडाउन है, एक गोडाउन में आप रॉ मटेरियल रखते हो, एक गोडाउन में आप फिनिश गुड्स रखते हो, तो क्या करें सर, स्टोरेज कॉस्ट लें या नहीं लें। ध्यान रखिए, जहां आप रॉ मटेरियल रखते हैं उस गोडाउन का रेंट तो लेना, क्योंकि अभी तक वो फिनिश गुड्स नहीं बना है, तो उस गोडाउन का जो रेंट है वो इन्वेंट्री कॉस्ट में आएगा। लेकिन वो गोडाउन जहां मैंने फिनिश गुड्स रखा है, तो फिनिश गुड्स रखा है तो रेडी टू सेल है, तो जहां मैंने फिनिश गुड्स रखा है उस गोडाउन का जो रेंट है वो इन्वेंट्री के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, ये चीज हमको ध्यान रखनी चाहिए।
चलिए सर, तो बढ़ते हैं अब हम लोग आगे। स्टोरेज कॉस्ट के बाद एडमिन ओवरहेड इंक्लूड नहीं करना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये सब बात के खर्चे होते हैं। फिर आपका है इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट। However, AS16 allow such cost to be included can be form part of the cost। चलिए AS16 हम पढ़ेंगे और डिटेल में इसकी बात करेंगे। देखो AS16 हमको बताता है बोरोइंग कॉस्ट, यानी कि आपने काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए कोई लोन वगैरह ले रखा है, अब उस लोन पे आप इंटरेस्ट पे करते हैं, तो सर क्या वो इंटरेस्ट कॉस्ट में इंक्लूड होना चाहिए या इंक्लूड नहीं होना चाहिए, है ना। तो AS16 में हम लोग बात करेंगे इसकी, क्योंकि देखना पड़ता है रेडी टू सेल के लिए लिया है या फिनिश गुड्स के लिए लिया है, ठीक है। हाँ जी, चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे। देखिए कॉस्ट फॉर्मूला, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड फॉर डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अब देखो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल इंडिया में एक बहुत बड़ी कंपनी है भेल, BHEL। अब भेल क्या करता है सर, भेल जो है बेसिकली कस्टमाइज और अलग अलग कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इक्विपमेंट्स बनाता है बड़े बड़े। फॉर एग्जांपल भेल के पास आप गए ऑडिट करने, उसने कहा दे 4 मशीनरी है अलग अलग। सर ए मशीन जो है ना, ये एक रोड कंस्ट्रक्शन के काम में आएगी, ठीक है। जो मशीनरी बी है सर, ये एक पावर प्रोजेक्ट के काम में आएगी। सर जो मशीन सी है वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग वालों के काम में आएगी, है ना। और सर जो मशीनरी डी है बेसिकली वो कैपिटल गुड्स, जैसे हम लोग बड़ी मशीनरी बनाते हैं ना, या चलिए एग्जांपल को सिंपल कर देते हैं, हम बोलते हैं कि ये एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के काम आएगी, है ना, एल्यूमिनियम कोई बनाते हैं वहां काम आएगी। सर क्या ये गुड्स इंटरचेंजेबल है? द आंसर इज नो। तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमको परमिट करता है कि जहां पे इन्वेंट्री ऐसी है जो इंटरचेंजेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं सर, अगर आपकी इन्वेंट्री ऐसी है जो इंटरचेंजेबल नहीं है तो फिर आप काम मिलेंगे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, ठीक है। अब सर ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड क्या होता है? तो बच्चों स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड ये होता है कि मैं इन्वेंट्री का जो एक एक यूनिट है, ठीक है, जो एक एक यूनिट है, मैं उस हर एक यूनिट का जब वैल्यूएशन करूंगा तो मैं वैल्यूएशन के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा कॉस्ट और NRV, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए ये कॉस्ट और ये NRV, ठीक है। पहली वाली एसेट्स की कॉस्ट 50, NRV 60, दूसरे में 40, 30, तीसरे में 65, लास्ट वाली में 70 और 62। लो साहब अब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करो। अभी करते हैं सर, तो कैसे लगेगा बच्चों इन्वेंट्री के लिए वैल्यूएशन? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। मैं एसेट्स एक का वैल्यूएशन करूंगा 50 पे, क्योंकि 50 60 में 50 कम है। एसेट्स बी का वैल्यूएशन करूंगा मैं 30 पे, क्योंकि ये कम है। एसेट सी कुछ भी ले लो आप, वैसे कॉस्ट ले लेंगे, है ना। और एसेट्स डी 62 पे। यानी कि आप क्या कर रहे हैं सर, हम लोग एक एक एसेट्स का वैल्यूएशन कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस, सर दोनों में से जो भी कम है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये होता है आपका स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। तो उसमें मेरे पास है डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड मींस डायरेक्टली लिंकिंग द कॉस्ट with specific item of inventory. This method has application in the following condition. कब? In the case of purchase of item specifically segregated for specific project. जैसे मैंने आपको बताया, एक एसेट रोड कंस्ट्रक्शन के काम में आएगा, एक एल्यूमिनियम वाले के काम में आएगा, एक स्टील वाले के काम में आएगा, एक पावर। These assets are not interchangeable. ये एसेट्स स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई हैं, ठीक है, and is not ordinary interchangeable. And number 2, in the case of goods or services produced and segregated for specific project, है ना, यानी कि अगर आपने कोई आइटम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए ही बनाया है तो फिर वो वहीं पे जाने वाला है। तो इन कंडीशन में आप क्या यूज कर सकते हैं सर? इन कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। वेयर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड इज नॉट एप्लीकेबल। सर कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है सर? वेयर द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड इज नॉट एप्लीकेबल, द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी इज वैल्यूड बाय द फॉलोइंग मेथड। क्या काम में लेंगे सर? चलिए देखते हैं। तो हमारा AS2 बोलता है कि अगर कहीं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड नहीं लगता है, समझिएगा आप लोग, गुड्स अगर इंटरचेंजेबल नहीं है, है ना, जैसे कि लास्ट मैंने बात करी तो लगता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, लेकिन गुड्स इंटरचेंजेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि मेरी एक फैक्ट्री है ना, मैं मान लेता हूं कि
हिंदुस्तान यूनिलीवर मेरी फैक्ट्री है ना, और उसमें शैम्पू बनता है क्लिनिक प्लस। अब उसमें क्लिनिक प्लस के बहुत सारे बॉटल्स होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल 200 ml के बॉटल से बहुत सारे हम लोगों ने आज बनाए। क्या वो गुड्स इंटरचेंजेबल है? बिल्कुल सर। क्लिनिक प्लस 200 ml का बेसिकली जो बॉटल है, सारे बॉटल एक जैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे इंटरचेंज, आप कोई सी बॉटल उठा लो सब सेम है वहां पे। तो वहां पर गुड्स क्या होता है सर? वहां पर गुड्स होता है इंटरचेंजेबल। तो बोल रहे जहां पर गुड्स इंटरचेंजेबल है वहां आप क्या यूज कर सकते हैं? वहां आप यूज कर सकते हैं सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जिसको हम बोलते हैं फीफो मेथड, या फिर आप यूज कर सकते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ मेथड। ठीक है, तो वहां पर फिर ये चीजें आपकी एप्लीकेबल होती हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़े। नेक्स्ट आपके पास है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन सर्टन कंडीशन। चलिए इनको भी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में हम लोग, क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट है तो आज हम लोग यहीं पे इसको ड्यू करते हैं। और अगली पार्ट में जो हमारा रहेगा इस एस का, उसमें मैं बचा हुआ थियोरेटिकल पार्ट आपका कंप्लीट करूंगा। आप ये मान के चलिए लगभग अराउंड 4 to 5 क्लासेस आपको इस एस की मिलेंगी, जिसमें एस आपका इजीली कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, दिस इज सीए संदीप दयाल। बाय बाय।